एपिसोड 41 मकबरे का विवाद। अर्जुन कलरव की बात सुनकर चंद्र सिंह गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, हमारी सीमा के पास आकर हमें ही धमकी दे रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और यह कहकर चंद्र सिंह अपनी मूल शक्ति को जागृत कर लेते हैं। ये देखकर कि चंद्र सिंह ने अपनी मूल शक्ति जागृत कर ली है, अर्जुन कलरव भी अपनी मूल शक्ति को जागृत कर लेते हैं। माहौल को यूं बिगड़ता हुआ देखकर युवान चंद्र सिंह के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चंद्र, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, अभी हम जिस चीज़ के लिए आए हैं हमें उसे पर ध्यान देना चाहिए, तुम शांत हो जाओ। उसके बाद युवान अर्जुन कलरव की तरफ देखकर कहते हैं, अर्जुन, हमें पता है कि हमारे आपस में अच्छे संबंध नहीं है, पर अभी हमें सारी पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी हमें इस छुपी हुई शक्ति को ढूंढने में ध्यान देना चाहिए। हो सकता है यह आगे जाकर सिर्फ हमारे ही नहीं हम सभी के राज्यों के लिए खतरा बन जाए। युवान की बात सुनकर अर्जुन कलरव भी अपनी मूल शक्ति को वापस लेते हैं और मुस्कुराते हुए युवान से कहते हैं, युवान, तुम हमेशा से मुझे इस चंद्र से ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि तुम ठीक समय पर ठीक बात करते हो, तुम सही कह रहे हो, इस समय हमें इस शक्ति पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अंबर साम्राज्य के राजा विक्रम सिंह अंबर युवान की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, युवान, क्या तुम्हें इस शक्ति के बारे में कुछ पता चला है? विक्रम सिंह की बात सुनकर युवान कहते हैं, नहीं, हमें अभी तक इस शक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है कि यह क्या है और कहाँ से आई है और एकदम से कहाँ गायब हो गई है। युवान की बात सुनकर खूनी शेरताल का प्रमुख कहता है, मुझे लगता है कि हमें एक बार इस पूरे जंगल की छानबीन करनी चाहिए, हो सकता है हमें कुछ सुराग मिल जाए। जैसे ही खूनी शेर दल का प्रमुख बोलता है, चंद्र सिंह उस तरफ देखने लगते हैं मानो उसे इस चेहरे से बहुत ज़्यादा नफरत हो और उसकी तरफ घूमने लगते हैं। ये देखकर खूनी शेर दल का प्रमुख भी चंद्र सिंह को ही घूरने लगता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी विक्रम सिंह अंबर कहते हैं, मुझे लगता है कि यह ठीक कह रहे हैं, हमें एक बार इस पूरे जंगल की तलाशी लेनी चाहिए। विक्रम सिंह की यह बात सुनकर युवान भी मान जाते हैं। उसके बाद वह सभी एक एक करके अपने अपने दलों के साथ अलग अलग दिशाओं में जाकर उस जंगल में छानबीन या तलाशी करने लगते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है, वह सभी फिर से इकट्ठा होते हैं। अर्जुन कलरव उनसे पूछते हैं, क्या आप में से किसी को भी कुछ मिला? अर्जुन कलरव की बात सुनकर सभी अपना सरनामे हिला देते हैं। आपस में बात करने पर पता चलता है कि किसी को भी कुछ भी नहीं मिला, उस शक्ति के बारे में उनमें से किसी को भी पता नहीं लग पाए। विक्रम सिंह कहते हैं, पता नहीं यह अजीब सी शक्ति क्या होगी जो कि अब पूरी तरीके से गायब हो गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विक्रम सिंह की बात सुनकर अर्जुन कलरव कहते हैं, हमें लगता है वह शक्ति जो भी थी यहाँ से जा चुकी है, ऐसा हो सकता है कि वह किसी दूसरे ग्रह से आया योद्धा हो जो कुछ समय आराम करने के लिए यहाँ रुक गया हो और अब यहाँ से चला गया है। ये सुनकर युवान कहते हैं, अगर ऐसा था तो फिर इस जगह की हालत ऐसी कैसे हो गई? इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो, अगर किसी को आराम ही करना हो तो क्या वह ऐसे आराम करेगा? युवान की बात सुनकर खूनी शेर दल का प्रमुख कहता है, हमें लगता है युवान ठीक कह रहे हैं, आखिर किसी को आराम करना होगा तो वह ऐसे किसी जगह को तहस नहस नहीं करेगा, पर यहाँ हुआ क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है और वह अंजनी शक्ति कहाँ जा सकती? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खूनी शेर दल के प्रमुख की बात सुनकर अंबर साम्राज्य के राजा विक्रम सिंह अंबर कहते हैं, तुम्हारी क्या हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपस में बात करने पर उन्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पूरे जंगल की अच्छे से तलाशी कर ली थी, फिर भी उन्हें जंगल में ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। ये बूढ़े बाबा के पर्वत के पास भी गए थे, परंतु इन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि बूढ़े बाबा ने अपनी शक्तियों और तकनीक से अपने घर के ऊपर एक कवच बना लिया था, जिसके कारण वह घर पूरी तरह से अदृश्य हो गया था और बूढ़े बाबा का स्तर इन सभी से बहुत ज़्यादा था। इसी कारण इन्हें उनकी शक्तियाँ महसूस नहीं हुई, क्योंकि बूढ़े बाबा ने अपनी शक्तियों को सबसे छुपा रखा था। वह सभी कुछ देर तक और बातचीत करते हैं। उसके बाद वह ये निर्णय लेते हैं कि वह यहाँ कुछ दिन तक नजर रखेंगे, इसलिए हर राज्य का एक एक योद्धा कुछ दिन इसी जंगल में रहेगा। सब लोग इस बात से सहमत थे। सही निर्णय लिए जाने के बाद अर्जुन कलरव चंद्र सिंह से कहते हैं, मुझे लगता है कि अब हमें उसे बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। और यह कहते समय अर्जुन कलरव के मुंह पर एक शैतानी हंसी थी। अर्जुन कलरव की बात सुनकर चंद्र सिंह उसे कहते हैं, तुम किस बारे में कह रहे हो? चंद्र सिंह की बात सुनकर अर्जुन कलरव उसे कहते हैं, आपको इतना भी भोला बनने की जरूरत नहीं है जितना कि आप बन रहे हैं। मैं उस मकबरे की बात कर रहा हूँ जो कि हम दोनों राज्यों की सीमाओं के बीच में जो रेगिस्तान है उसमें मिला है। अर्जुन कलरव की बात सुनकर चंद्र सिंह अपनी आंखें छोटी करते हुए उससे पूछते हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? ये सुनकर अर्जुन कलरव कहता है, इससे मेरा क्या लेना देना है? आपने उसे छुपाने की तो बहुत कोशिश की थी पर छुपा नहीं पाया, आखिर हमारे गुप्तचर भी हैं, कुछ हमें भी पता लगा है कि आप राजा युवान के साथ मिलकर उस मकबरे का खजाना लूटने जाने वाले हैं। अर्जुन कलरव की बात सुनकर चंद्र सिंह अपनी मुट्ठियां गुस्से से बांध लेते हैं और कहते हैं, उस मकबरे से दूर रहना, उसे हमारे योद्धाओं ने खोजा है, इसलिए उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। अर्जुन कलरव चंद्र सिंह की यह बात सुनकर कहते हैं, अच्छा, उस पर तुम्हारा अधिकार है, यह मत भूलो कि वह तुम्हारी राज्य की सीमा के अंदर नहीं है, जो तुम्हारा उस पर अधिकार हो जाएगा वह सिर्फ हम दोनों राज्यों की सीमा के बीच में है, इसलिए उस पर हमारा भी अधिकार है। और अब जब तुमने राजा युवान के साथ मिलकर उसे लूटने का सोचा ही है, तो मैं भी राजा विक्रम और खूनी शेर दल के प्रमुख को अपने साथ आने के लिए न्योता दिया है और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि तुम दोनों क्या करते हो। वह खजाना सिर्फ हमारा है और उसे हम ही प्राप्त करेंगे।
चंद्र सिंह अर्जुन कलरव की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह अपनी मूल शक्ति को भी जागृत कर लेते हैं और वह गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। चंद्र सिंह को इतना गुस्से में देखकर विक्रम सिंह अंबर युवान से कहते हैं, युवान क्या आपको इसमें कुछ गलत लगता है? अगर वह मकबरा इनकी राज्य की सीमा के अंदर मिला होता तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु ये तो इन दोनों की ही सीमा के अंदर नहीं है, तो कोई भी इस मकबरे को लूटने जा सकता है, इसमें गलत क्या है? विक्रम सिंह की बात सुनकर युवान कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद वह चंद्र सिंह के पास जाकर उसे कहते हैं, मित्र चंद्र शांत हो जाओ, तुम्हें इतना ज्यादा क्रोध करने की जरूरत नहीं है, उस मकबरे को हम ही लूटेंगे, क्या तुम्हें हम पर विश्वास है? युवान की बात सुनकर चंद्र थोड़ा शांत होते हैं और अपनी शक्ति को शांत करके युवान से कहते हैं, अगर हमें विश्वास नहीं होता तो क्या हम तुम्हें उस मकबरे के बारे में कभी बताते मित्र युवान? उसके बाद वह कलरव के राजा अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम तीनों भले ही मिलकर क्यों ना आ जाओ, उस मकबरे का खजाना तो अमोक और तरंगनी साम्राज्य में ही आएगा। एपिसोड 42 घायल अयान। युवान की बात सुनकर चंद्र शांत होते हैं और अर्जुन कलरव से कहते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, मकबरे का खजाना तो तिरंगनी और अमोक साम्राज्य ही आएगा। चंद्र सिंह की यह बात सुनकर अर्जुन कलरव उनसे कहता है, अपने आप पर इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं है चंद्र सिंह, ऐसा ना हो कि तुम गुठलियों ही गिनते रह जाओ और आम हम खा ले। और यह कहकर अर्जुन कलरव हंसने लगता है। उसके साथ साथ खूनी शेर दल का प्रमुख और विक्रम सिंह अंबर भी हंसने लगते हैं। अर्जुन कलरव की बात सुनकर युवान उनसे कहता है, ये तो समय ही बताया कि कौन गुठलियों गिनेगा और कौन आम खाएगा। और मित्र चंद्र को घमंड नहीं विश्वास है, हम दोनों मिलकर उसे मकबरे से सारा खजाना जरूर लेंगे। ये सुनकर अंबर साम्राज्य के राजा विक्रम सिंह अंबर कहते हैं, युवान लगता है तुम भूल रहे हो कि तुम दो हो और हम तीन, हमारी शक्ति तुम दोनों से ज्यादा है। ये सुनकर चंद्र सिंह कहते हैं, तुम दो हो या चार हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे मकबरे को तो मित्र युवान और मैं, हम दोनों ही मिलकर लूटेंगे, तुम खड़े खड़े तमाशा जरूर देख सकते हो। ये कहकर चंद्र सिंह हंसने लगते हैं। चंद्र सिंह को हंसता हुआ देखकर अर्जुन कलरव उससे कहता है, चंद्र सिंह तुम्हें इस युवान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, ठीक है देख लेंगे कि किसके हाथ खजाना लगता है और किसके हाथ धूल। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, अब अगली मुलाकात मकबरे को लूटते समय ही होगी और हम भी तो देखें कि तुम दोनों वहाँ का खजाना अकेले कैसे लेते हो। ये सुनकर चंद्र सिंह उसे कहते हैं, मकबरे को हमारे राज्य के योद्धाओं ने ढूंढा है, इसलिए उस पर हमारा हक है, इसलिए तुम तीनों उसे मकबरे को लूटने का विचार अपने मन से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर अर्जुन कलरव कहता है, चंद्र सिंह तुम को ज्यादा ही बोल रहे हो, भले ही उस मकबरे को तुम्हारे योद्धाओं ने ढूंढा है, परंतु वह तुम्हारी राज्य की सीमा के अंदर नहीं है, जो तुम उसे पर अपना हक जाता रहे हो। मकबरा हम दोनों राज्यों की सीमा के बीच में उस रेगिस्तान में है, इसलिए उसे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। ये सुनकर चंद्र सिंह कहते हैं, लगता है तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानने वाले। ये कहकर चंद्र सिंह फिर से अपनी मूल शक्ति को जागृत कर लेते हैं। ये देखकर अर्जुन कलरव भी अपनी मूल शक्ति को जागृत कर लेते हैं और चंद्र सिंह से कहते हैं, मैंने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, मुझे भी तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आज ही फैसला कर लेते हैं कि वह मकबरा किसका होगा। ये देखकर चंद्र सिंह कहते हैं, तो ठीक है आ जाओ मैदान में, मैं भी तैयार हूँ। स्थिति को यूं बिगड़ा हुआ देखकर युवान सामने आता है और कहता है, तुम दोनों रुक जाओ, ऐसे युद्ध करना ठीक नहीं है। युवान की बात सुनकर अर्जुन कलरव उससे कहता है, युवान मैं तो शांति हूँ, अपने गुस्सैल दोस्त को शांत करो। अर्जुन कलरव की बात सुनकर चंद्र सिंह और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर युवान उससे कहता है, मित्र चंद्र शांत हो जाओ, यहाँ युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वह अर्जुन कलरव की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है अगर तुम्हें वह मकबरा लूटना है तो तुम वहाँ आ सकते, अगर तुम्हें वह मकबरा लूटना है तो तुम वहाँ आ सकते हो, हम भी वहां आएंगे। जिसने भी वह मकबरा पहले लूट लिया या उसका खजाना जिसे पहले मिल गया वह खजाना उसका होगा, क्या तुम्हें यह मंजूर है? ये सुनकर अर्जुन कलरव कुछ देर विचार करते हैं और कहते हैं, युवान मुझे यह मंजूर है, अगर तुम दोनों मिलकर उस मकबरे को लूटने जा रहे हो तो मैं भी अपने साथ विक्रम सिंह और खूनी शेर दल के प्रमुख को लेकर आऊंगा और उसके बाद वह खजाना जिसे भी पहले मिल गया वह उसका होगा। ये सुनकर युवान कहते हैं, ठीक है तो हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद वह सभी अपने अपने राज्यों की तरफ निकल जाते हैं। उनके वहां से जाने के कुछ समय बाद बहुत ज्यादा रात हो गई थी, आज चांद भी नहीं निकला था, इसीलिए हर तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा था। इसी अंधेरे में तिलिस्मी जंगल के एक पर्वत के ऊपर एक छोटे से घर में थोड़ी रोशनी थी। उसे घर में बिस्तर पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर जगह जगह आग के अंगारे से वार किया गया हो, उसका शरीर जगह जगह से जला हुआ था। उसके बगल में ही एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि उसके शरीर पर एक लेप लगा रहा था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बेहोश हो। यह अयान था और जो उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे वह अयान के बूढ़े बाबा थे। दरअसल उस तकनीक को जागृत करते समय जो बिजलियां अयान पर गिर रही थी उनसे उसके शरीर पर बहुत ज्यादा घाव हो गए थे, उसका शरीर बहुत ज्यादा जल चुका था, उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे और उस तकनीक के जागृत होने के बाद से अभी तक अयान को होश नहीं आया था, इसलिए बूढ़े बाबा उसका इलाज कर रहे थे। उन्होंने अयान को यहाँ लाकर सबसे पहले उसके लिए लेप बनाया और अब वह लेप उसके शरीर पर लगा रहे थे। जैसे ही बूढ़े बाबा उस लेप को अयान के शरीर पर लगाते हैं वैसे ही वह घाव हल्के हल्के भरने लगते हैं, पर इनकी गति इतनी नहीं थी। यह देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं, मुझे लगा ही था ये साधारण बिजली के घाव नहीं है, यह इतनी आसानी से नहीं भरेंगे, ये लेप भी इन घावों को इतनी जल्दी नहीं भर पा रहे, जबकि यह मेरे सबसे अच्छे लेप में से एक है।
ज्ञान जो कि अभी बाहर ही था वह बूढ़े बाबा की बात सुनकर कहता है आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अयान जल्द ही ठीक हो जाएगा। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं मुझे पता है कि अयान जल्द ही ठीक हो जाएगा, पर फिर भी पता नहीं क्यों अयान को इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तो मुझे पता नहीं था कि अयान के साथ मेरा क्या रिश्ता है, पर अब तो मैं जानता हूँ और यह जानते हुए भी मैं उसकी चिंता कैसे ना करूँ। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान उनसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद बूढ़े बाबा ज्ञान से कहते हैं क्या अयान की तकनीक जागृत हो गई है। बूढ़े बाबा के सवाल का जवाब देते हुए ज्ञान उनसे कहता है हाँ, अयान ने उस तकनीक को जागृत कर लिया है। ये सुनकर बूढ़े बाबा कुछ सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं क्या ये वही तकनीक है जो कि उसके पास थी, क्या यह उतनी ही शक्तिशाली है और क्या यह उसी तरह की तकनीक है जिस तरह की उसके पास थी, क्या यह इंद्र वज्र तकनीक है जिसमें कि 7 पड़ाव हैं। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान उनसे कहता है हाँ, यह वही तकनीक है जो कि हमारे सम्राट की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी और उन्होंने आपको इस तकनीक के बारे में इतना कुछ बताया है। इससे इसका यही मतलब है कि वह आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि यह तकनीक उस परिवार का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस तकनीक के बारे में कुछ बहुत ही खास लोगों को पता है। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कुछ सोचने लगते हैं। जब मैंने पहली बार उसे इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखा था तब एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था, मुझे आज भी वह दिन याद है। उसके बाद बूढ़े बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहे हैं। उसके बाद बूढ़े बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और ज्ञान से कहते हैं जब पहली बार वह मेरे पास आया था तब तो मुझे पता भी नहीं था कि वह इतने बड़े साम्राज्य का राजकुमार है। मुझे तो वह कोई मामूली योद्धा लगा था। वह मेरी बेटी के पीछे पीछे उस अकेडमी तक आ गया था। उस अकादमी में सबको लगता था कि यह कोई कमजोरी योद्धा है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से और अपने समर्थ से पूरी अकेडमी को चौंका दिया था। मैंने और अकादमी के सभी लोगों ने उससे अच्छा योद्धा कभी नहीं देखा था। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान उनसे कहता है मुझे मालूम है कि सम्राट एक बहुत ही कुशल योद्धा थे, मैं भी हर समय सम्राट के साथ ही था, इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने आपको कितना परेशान किया है, परंतु अंत में आपने भी महारानी की शादी सम्राट से कर ही दी थी। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा अयान की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ, उसकी जिद के आगे सबको हार मानना पड़ता था और मैंने भी हार मान ली, परंतु किसे पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा। ये कहते समय बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे। ये कहकर वह अयान के सिर पर हाथ फेरते हैं। एपिसोड 43 अयान को आया होश। बूढ़े बाबा और ज्ञान उनके अतीत की बातें कर रहे होते हैं। पुरानी चीज़ों को याद करके बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वह अयान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं पर मुझे इस बात की खुशी है कि अयान जिंदा है। मुझे लगा था कि उन्होंने सबको मार डाला, मुझे लगने लगा था कि अब यहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं बचा है, पर किसे पता था कि किस्मत अयान को ऐसे मुझे मिलाएगी। उसके बाद वह अयान के सर को चूमते हैं और उसके शरीर पर वही लेप लगाने लगते हैं। लगभग आधी रात हो चुकी थी। बूढ़े बाबा अभी भी अयान के बगल में ही बैठे थे। अयान को अभी तक होश नहीं आया था। बूढ़े बाबा को देखकर ज्ञान उनसे कहता है मुझे लगता है अब आपको आराम कर लेना चाहिए, ऐसे बैठे रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आप अयान की इतनी ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उसे कहा तुम मेरी चिंता मत करो ज्ञान, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरा स्तर पता होने के बाद भी ऐसा लगता है कि अगर मैं 2 या 3 दिन नहीं सोऊंगा तो मेरा कुछ होगा। ये कहकर बूढ़े बाबा हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर से अयान की तरफ देखने लगते हैं। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी पता था कि बूढ़े बाबा सही कह रहे हैं। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। सुबह हो चुकी थी। सुबह होने पर बूढ़े बाबा अयान के लिए कुछ और जड़ी बूटियां लेकर आते हैं और उनसे एक नया लेप बनाकर अयान के घावों पर लगा देते हैं और उसे कुछ जड़ी बूटियां खिला देते हैं। अयान को अभी तक होश नहीं आया था। ये देखकर बूढ़े बाबा को अयान की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, परंतु ज्ञान उन्हें समझाता है कि अयान जल्द ही ठीक हो जाएगा। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, परंतु फिर भी उन्हें अयान की चिंता लगी रहती है। इसी तरह वह दिन भी बीत जाता है। रात हो चुकी थी। अयान अब भी बेहोश था। रात के समय अयान ने एक बार अपनी हाथ की उंगलियां हिलाई, जिसे देखकर बूढ़े बाबा खुश होकर ज्ञान से कहते हैं ज्ञान अभी अभी अयान ने अपनी उंगलियां हिलाई है, मुझे लगता है वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ज्ञान कहता है हाँ, मेरे हिसाब से अयान को एक और दिन लग सकता है। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा खुश होते हैं और फिर से अयान के घावों पर लेप लगाने लगते हैं। अब अयान के घाव काफ़ी हद तक भर गए थे। घाव पर लेप लगाते लगाते बूढ़े बाबा ज्ञान से पूछते हैं क्या तुमने सोचा है अयान के उठने के बाद उसे क्या बताना है? क्या तुम उसे यह बता दोगे कि मुझे भी अब उसकी मूल शक्ति के बारे में पता चल गया है या नहीं? बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान कुछ समय तक कुछ नहीं बोलता, मानो वह कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर के बाद ज्ञान बूढ़े बाबा से कहता है मुझे लगता है कि हम अयान को ये बता सकते हैं कि आपको उसकी मूल शक्ति के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हम उसे इतना ही बताएंगे, अभी आप उसे यह नहीं बता सकते कि आपका असल में अयान के साथ क्या रिश्ता है या फिर असल में अयान कौन है। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया, पर क्या तुमने सोचा है कि अयान को उसका सच कब बताओगे? ये सुनकर ज्ञान कहता है जब सभी समय आएगा तब मैं खुद अयान को सब कुछ बता दूंगा। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं मुझे उसे समय का इंतजार रहेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि असल में तुम कौन हो।
इसी तरह वह रात भी बीत जाती है और एक और दिन बीत जाता है। अयान को उसे दिन भी होश नहीं आता। बूढ़े बाबा रोज की तरह ही उसके शरीर पर लेप लगते हैं। अब अयान के घाव लगभग पूरी तरह से भर गए थे, उसके शरीर पर बस कुछ निशान बचे थे। उस दिन के बीतने के अगले दिन सुबह सुबह अयान उसी तरह लेटा हुआ था और बूढ़े बाबा उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। तभी अयान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अपनी आंखें खोलते ही अयान अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अयान को अपनी आंखें खोलता हुआ देखकर बूढ़े बाबा उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अयान बेटे तुम्हें होश आ गया। अयान को होश में आता हुआ देखकर ज्ञान भी जल्दी से लॉकेट से बाहर आ जाता है। अयान जैसे ही पूरी तरह से होश में आता है वह अपने आसपास देखने लगता है। कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। कुछ देर और ध्यान से देखने पर उसे अपने सामने कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर वह समझ जाता है कि यह ज्ञान है। वह ज्ञान की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे अपने सिर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक अजीब सी शक्ति मेरे अंदर आ गई है। उसके बाद अयान धीरे धीरे खुद को संभालता है और पुरानी चीज़ें याद करने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है कि वह उस खास तकनीक को जागृत करने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है और यह सब सोचते ही वह ज्ञान से पूछता है, ज्ञान क्या हमने वह तकनीक जागृत कर ली है? और मेरे साथ क्या हुआ था? मेरा ऐसा हाल कैसे हो गया और मैं यहाँ कैसे आ गया? हम तो जंगल में थे, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? अयान को यूँ बोलता हुआ देखकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ बता दूंगा, अभी तुम आराम करो। अयान बूढ़े बाबा को देखकर थोड़ा सा शकपका जाता है क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं देखा था कि बूढ़े बाबा भी वही खड़े हैं। वह अपने मन में सोचता है कहीं बूढ़े बाबा ने उस तकनीक की बात को तो नहीं सुन लिया है। ये सोचकर वह ज्ञान की तरफ देखने लगता है। बूढ़े बाबा भी अयान का ऐसा चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि वह क्या सोच रहा है। तभी वह हंसते हुए कहते हैं, यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनी है? चिंता मत करो, ज्ञान ने मुझे तुम्हारी खास मूल शक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया है। और इस खास तकनीक के बारे में भी बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ज्ञान की तरफ देखने लगता है। ये देखकर ज्ञान कहता है, हाँ ये ठीक कह रहे हैं, दरअसल तुमने उस तकनीक को जागृत तो कर लिया था परंतु वह तकनीक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है जैसा कि मैंने तुमने बताया था, इसलिए उसकी शक्ति से तुम बेहोश हो गए थे और तब बूढ़े बाबा ने भी तुम्हें उस तकनीक को जागृत रहते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। और तुम पिछले 2 दिन से बेहोश थे। इन 2 दिनों में तुम्हारे बूढ़े बाबा ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। ये 2 रातों से सोए भी नहीं है और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। ज्ञान की बात सुनकर अयान बूढ़े बाबा की तरफ देखता है और कहता है, बूढ़े बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको तभी बताना चाहता था मेरी मूल शक्ति के बारे में जब मैं यहाँ आया था, परंतु मुझे ज्ञान ने ही मना किया था। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम्हें बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जगह में होता तो मैं भी यही करता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे से राज को राज ही बनाकर रखूँगा। उसके बाद अयान बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़े बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये सुनकर बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? जो धन्यवाद कह रहे हो और एहसान मान रहे हो, क्या तुम मुझे अपना दादा नहीं समझते? क्या मैं कोई पराया हूँ? बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मेरा यह मतलब नहीं था। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? और यह बात बूढ़े बाबा थोड़े जोर से बोलते हैं जिसे सुनकर अयान कुछ नहीं कहता। अयान को यूँ चुप देखकर बूढ़े बाबा उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मैं अपने पोते से मजाक भी नहीं कर सकता? ये सुनकर अयान कहता है, बूढ़े बाबा आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ये कहकर अयान बैठने की कोशिश करता है पर जैसे ही वह बैठता है उसे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और वह दर्द से कराह उठता है। ये देखकर बूढ़े बाबा उसकी बैठने में मदद करते हैं। अयान और बूढ़े बाबा की लड़ाई। अयान को होश आ गया था। होश आते ही वह ज्ञान से उस तकनीक के बारे में पूछने लगता है कि वह जागृत हो गई है या नहीं, पर उसने बूढ़े बाबा को नहीं देखा था कि वह भी उसकी बातें सुन रहे हैं। जैसे ही वह बूढ़े बाबू को देखता है वह चौंक जाता है, लेकिन ज्ञान उस बताता है कि अब बूढ़े बाबा को भी उसकी खास दिव्या बिजली की मूल शक्ति के बारे में पता चल गया है। ये सुनकर अयान खुश तो होता है लेकिन बूढ़े बाबा से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उनसे यह बात छुपाई थी। इस पर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता और मैं तुम्हारे राज को राज बनाकर रखूँगा। अयान और बूढ़े बाबा बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर आदेश आ जाता है। जैसे ही आदेश देखता है कि अयान को होश आ गया है, वह जल्दी से अयान के पैरों के पास आकर अपने सर को वहीं पर रगड़ने लगता है। ये देखकर अयान हंसते हुए कहता है, लगता है 2 दिन तुम्हें मेरी बहुत याद आई। ये सुनकर आदेश एक छोटी सी दहाड़ मारता है, जैसे सुनकर अयान अपने कान बंद कर लेता है। उसके बाद अयान आदेश के सर को सहलाता है। अयान को होश तो आ गया था और उसके घाव भी ठीक हो गए थे, परंतु उसे अपने शरीर में एक अलग सी थकावट और दर्द महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करके अयान कहता है, मेरे घाव तो ठीक हो गए हैं पर मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ये सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आज बैठकर साधना करनी होगी और आराम करना होगा, कुछ समय में तुम पहले जैसे हो जाओगे। ये सुनकर अयान कहता है, ठीक है। उसके बाद बूढ़े बाबा उसके लिए कुछ जड़ी बूटी लाते हैं जिसे खाने के बाद अयान को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और उन जड़ी बूटियाँ को खाने के बाद अयान वहीं पर बैठकर साधना करने लगता है।
अयान को साधना करता हुआ देखकर बूढ़े बाबा एक गहरी सांस लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनके चेहरे पर अब एक अलग खुशी दिख रही थी। ज्ञान भी अयान के लॉकेट में चला जाता है, पर आदेश अयान के बगल में ही बैठा हुआ था। अयान को साधना करते करते पूरा दिन बीत जाता है। अब शाम हो चुकी थी। अयान साधना करके अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही अयान अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों में बैगनी चमक दिखती है जो कि कुछ पल में गायब हो जाती है। अब अयान को अपना शरीर पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसके शरीर पर बचे हुए घाव पूरी तरह से भर गए थे। अब अयान बिल्कुल पहले जैसा हो गया था, यह महसूस करके कि अब उसके शरीर में कोई दर्द नहीं है। अयान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने शरीर की हड्डियों को चटकाने लगता है और कहता है, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अयान को जागता हुआ देखकर आदेश भी खड़ा हो जाता है और ज्ञान भी लॉकेट से बाहर आ जाता है। उसके बाद वह तीनों घर से निकल जाते हैं। बाहर बूढ़े बाबा थे जो कि अपने बगीचे में कुछ जड़ी बूटियां लग रहे थे। जैसे ही बूढ़े बाबा अयान को देखते हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और कहते हैं, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे सारे घाव भर चुके हैं। अब तुम बिल्कुल पहले जैसे हो गए हो बेटा अयान। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, हाँ अब मैं बिल्कुल पहले जैसा हो गया हूँ, मेरे शरीर का दर्द भी चला गया है। उसके बाद बूढ़े बाबा और अयान बातें करने लगते हैं। बातें करते करते बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, क्या मैं तुम्हारी असली मूल शक्ति को देख सकता हूँ? ये सुनकर अयान इसके लिए मान जाता है। उसके बाद वह सब घर से कुछ दूर आ जाते हैं। अयान अब एक खाली मैदान में खड़ा हुआ था। उसके बाद वह अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, उसकी मूल शक्ति जागृत हो गई थी। उसका शरीर बिजली से घिर गया था जो कि बैगनी रंग की थी। उसकी आंखें भी बैगनी रंग की हो गई थी और उसके शरीर से बैगनी रंग का ऑरा महसूस हो रहा था। जब अयान अपने आप को देखता है तो वह खुद भी चौंक जाता है और कहता है, ये मेरी मूल शक्ति मुझे पहले से और ज़्यादा ताकतवर महसूस हो रही है। कहीं यह उसे तकनीक को जागृत करने के कारण तो नहीं हुआ? बूढ़े बाबा भी अयान की मूल शक्ति को देखकर चौंक जाते हैं और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए अपने मन में कहते हैं, तुम बिल्कुल उसी की तरह लग रहे हो। वह भी इसी तरह बिजली का देवता लगता था। उसके बाद बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, अयान क्या तुम एक छोटी सी लड़ाई करना चाहोगे? बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान चौंक जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर बूढ़े बाबा किस लड़ाई की बात कर रहे हैं। वह उनसे पूछता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, तुम्हें यहाँ आए लगभग 5 महीने हो गए हैं। 5वां महीना खत्म होने में 7 से 8 दिन ही बचे हैं। उसके बाद तुम्हें यहाँ आए पूरे 5 महीने बीत जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने क्या क्या सीख लिया है, इसलिए तुम मेरे साथ एक छोटी सी लड़ाई करना चाहोगे? ये सुनकर अयान कहता है, ठीक है, वैसे भी मुझे भी आपकी शक्ति जाननी है। आप कभी आपकी असली शक्ति मुझे बताते नहीं है, तो उसी बहाने मैं आपकी असली शक्ति को भी पता कर लूँगा। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद अयान और बूढ़े बाबा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अयान अपनी असली मूल शक्ति को जागृत कर रहा था। वह चिल्लाते हुए बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप तैयार है? बूढ़े बाबा अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा अपना सर हाँ में हिला देते हैं। बूढ़े बाबा का इशारा देखते ही अयान सीधा उन पर अपने मुक्के से हमला कर देता है, पर बूढ़े बाबा उसके हाथ को सिर्फ अपने हाथ की एक हथेली से रोक देते हैं। उसके बाद अयान फिर से उन पर हमला करता है, परंतु इस बार भी बूढ़े बाबा उसके वार को बहुत आसानी से रोक देते हैं। अब अयान हर तरफ से उन पर वार किया जा रहा था, परंतु बूढ़े बाबा अयान के हर एक बार से बहुत आसानी से बच रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा मानो एक शेर चूहे के साथ खेल रहा हो। अयान ने अपनी असली मूल शक्ति को जागृत कर रखा था, परंतु बूढ़े बाबा ने अभी तक अपनी मूल शक्ति को जागृत भी नहीं किया था और वह अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। ये देखकर अयान एक जगह पर रुक जाता है और हाफते हुए कहता है, ये तो अपनी जगह से हिले भी नहीं, पता नहीं ये किस तरह के योद्धा होंगे। अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो कुछ नहीं होगा। ये कहकर अयान अपने मुक्के की तरफ देखा है। उसके बाद वह जोर से चिल्लाता है, थंडर हाई वोल्टेज पंचमुट्ठी, और यह कहकर वह अपनी तकनीक थंडर हाई वोल्टेज पंचमुट्ठी तकनीक से बूढ़े बाबा पर हमला कर देता है। अयान के इस वार को देखकर बूढ़े बाबा हल्का सा मुस्कुराते हैं और उसके मुक्के को अपनी हथेली से रोक देते हैं। इस बार उनकी हथेली में हल्की सी एक आग दिख रही थी। जैसे ही बूढ़े बाबा और अयान की हथेलियां आपस में टकराती हैं, वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है जिसमें बूढ़े बाबा का तो कुछ नहीं होता, पर अयान पीछे जाकर गिर जाता है। ये देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं, क्या हुआ अयान, तुम थक गए हो? ऐसा लगता है तुम चाहो तो हम इस लड़ाई को यहीं पर रोक सकते हैं। ज्ञान और आदेश भी इस लड़ाई को देख रहे थे। आदेश जैसे ही अयान को गिरता हुआ देखता है, वह एक जोर की दहाड़ मारता है, मानो अयान से कह रहे हो, इन्हें सबक सिखा दो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, नहीं, अभी मेरे अंदर ऊर्जा बाकी है, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। ये कहकर अयान सीधा खड़ा होता है और एक जोर की सांस लेता है। उसके बाद वह अपनी आंखें बंद करता है और जोर से अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए कहता है, थंडर हाई वोल्टेज ड्रैगन STRK हवा में पत्ता। ये कहते ही अयान के पीछे एक ड्रैगन बनने लगा था। इस बार यह ड्रैगन सफ़ेद रंग की बिजली का नहीं बल्कि बैगनी रंग की बिजली का था, क्योंकि अयान ने इस बार अपनी मूल शक्ति के असली रूप को जागृत कर रखा था। इस बार ये तकनीक और भी ज़्यादा शक्तिशाली लग रही थी। अयान के आसपास बिजलियां चमकने लगती हैं और वहां पर हवा चलने लगती है। कुछ पल में अयान के पीछे वह ड्रैगन पूरी तरह से बन जात, जिसे देखकर अयान बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप इसे संभाल पाएंगे? बूढ़े बाबा अयान की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कुछ नहीं कहते। ये देखकर अयान अपना हाथ के इशारा बूढ़े बाबा की तरफ करता है। अयान का इशारा मिलते ही वह ड्रैगन एक बहुत जोर की दहाड़ मारता है और बहुत तेजी से बूढ़े बाबा की तरह बढ़ते लगता है। एपिसोड 45 में तो आपको छू भी नहीं पाया।
बूढ़े बाबा अयान से उसकी असली मूल शक्ति दिखाने को कहते हैं, जिस पर अयान मान जाता है। उसके बाद बूढ़े बाबा उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ एक छोटी सी लड़ाई करना चाहोगे, मुझे जानना है कि तुमने पिछले 5 महीने में क्या क्या सीखा है। अयान तैयार हो जाता है। उसके बाद वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अयान बूढ़े बाबा पर वार पे वार किया जा रहा था, परंतु बूढ़े बाबा अपनी जगह से हिलते भी नहीं है और अयान के सारे वारों को रोक देते हैं। अयान थंडर पंच तकनीक का भी उन पर इस्तेमाल करता है, पर थंडर पंच तकनीक को भी बूढ़े बाबा अपनी हाथ की एक हथेली से रोक देते हैं। ये देखकर अयान कहता है, अगर मैं इसी तरह लड़ता रहा तो इनसे कभी नहीं जीत पाऊंगा। उसके बाद वह अपनी लेवल 3 की तकनीक थंडर ड्रैगन STRKE का इस्तेमाल करता है। जैसे ही अयान थंडर ड्रैगन STRKE कहता है, उसके पीछे वह ड्रैगन बनने लगता है। इस बार का ड्रैगन बैगनी रंग का था और इसकी शक्ति पिछली बार से बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इस बार अयान ने अपनी असली मूल शक्ति का इस्तेमाल करके इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। जैसे ही वह ड्रैगन पूरा बनता है, अयान अपने हाथ का इशारा बूढ़े बाबा की तरफ करता है, जिससे वह ड्रैगन दहाड़ता है और सीधा उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर बूढ़े बाबा मुस्कुराते हैं। बूढ़े बाबा के पीछे अचानक से एक आध्यात्मिक शेर आ जाता है, जो कि पूरा आग से बना हुआ था। वह शेर भी एक बहुत जोर की दहाड़ मारता है और वह भी उसे ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। बूढ़े बाबा ने अपनी एक तकनीक का इस्तेमाल किया था। बूढ़े बाबा की तकनीक को देखकर अयान बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि बूढ़े बाबा कुछ ऐसा करेंगे। उसके बाद वह ड्रैगन और शेर आपस में टकरा जाते हैं। जैसे ही वह दोनों तकनीकें आपस में टकराती हैं, वहाँ पर एक बहुत खतरनाक विस्फोट होता है और शक्ति की तरंगे हर तरफ फैल जाती हैं। वहाँ पर धूल ही धूल हो गई थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ समय बाद जब धूल हटती है तो वहाँ पर बूढ़े बाबा उसी तरह अभी भी खड़े हुए थे, जबकि अयान दूर जाकर गिर गया था और बेहोश हो गया था, साथ ही साथ थोड़ा सा घायल भी हो गया था। जब बूढ़े बाबा ये देखते हैं कि अयान बेहोश हो गया है तो वह उसे उठाकर अपने साथ वापस उसी पर्वत पर उनके घर ले जाते हैं। ज्ञान अयान के लॉकेट में जा चुका था और आदेश बूढ़े बाबा के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर वह अयान को एक बिस्तर पर लेटा देते हैं और कहते हैं, मैंने सोचा था तुम मुझसे अच्छा लड़े। कुछ देर बाद अयान को भी होश आ जाता है। होश आते ही वह अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बूढ़े बाबा कुछ दूरी पर खाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वह अयान का उतरा हुआ मुंह देखते हैं, वह समझ जाते हैं कि अयान क्यों दुखी है। वह अयान के पास जाकर उससे कहा, अयान तुम्हें इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा लड़े, भले ही तुम मुझे हरा नहीं पाए। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, मुझे पता था कि मैं आपको हरा नहीं पाऊंगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं हार गया, मुझे इस बात का दुख है कि मैं तो आपको छू भी नहीं पाया। बूढ़े बाबा अयान की बात सुनकर उसे कहते हैं, ये तो होना ही था, अभी तुम मनोस्तर के दूसरे सितारे पर हो, जबकि मेरा स्तर इतना है कि मैं अपनी एक उंगली के प्रहार से तुम्हें नष्ट कर सकता हूँ और मेरी रफ्तार अभी इतनी है जितनी तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए तुम मुझे छू भी नहीं पाए। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि बूढ़े बाबा उससे कुछ ऐसा कहेंगे। उसके बाद वह बूढ़े बाबा से पूछता है, क्या आप मुझे आपका स्तर बताएंगे? हर बार आप नहीं बताते हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा हंसते हुए कहते हैं, ये तो तुम्हें ही पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद वह फिर से खाना बनाने में लग जाते हैं। अयान अपने बिस्तर से खड़ा होता है और बूढ़े बाबा के पास जाता है। ऐसा लग रहा था वह कुछ सोच रहा है। अयान बूढ़े बाबा के पास जाकर उनसे पूछता है, बूढ़े बाबा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी वह तकनीक किस स्तर की थी? यह सुनकर बूढ़े बाबा बिना अयान की तरफ देखे उसे कहते हैं, मेरी तकनीक लेवल 3 की ही थी, उसका स्तर लेवल 3 के निचले स्तर का था। ये सुनकर अयान बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बूढ़े बाबा से पूछता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आपकी तकनीक ने तो मेरी तकनीक को नष्ट कर दिया था, जबकि मेरी तकनीक का स्तर तो लेवल 3 का मध्यम स्तर था और जब मैं अपनी असली मूल शक्ति के साथ उसका इस्तेमाल करता हूँ तो वह लेवल 3 की उच्च स्तर की तकनीक जितनी शक्तिशाली हो जाती है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तुम्हें तुम्हारी तकनीक की शक्ति पर पूरी तरह से काबू नहीं है। देखा नहीं, इस बार भी तुम उसका इस्तेमाल करते समय बेहोश हो गए थे और तुम्हारा स्तर भी मुझसे बहुत कम है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे मेरी तकनीक पर महारत हासिल है। मैं उसे जब चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरा स्तर भी तुमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी निचले लेवल की तकनीक ने तुम्हारी उच्च स्तर की तकनीक को निष्क्रिय कर दिया। अयान बूढ़े बाबा की बात सुनकर सब कुछ समझ जाता है। कुछ देर बाद अयान और बूढ़े बाबा के साथ खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद अयान अपनी साधना के लिए बैठ जाता है। अगली सुबह अयान उठता है और फिर से ज्ञान और आदेश के साथ प्रशिक्षण के लिए जाने लगता है, पर बूढ़े बाबा उसे रोककर कहते हैं कि आज वह भी अयान के साथ उसके प्रशिक्षण में उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चलेंगे। ये सुनकर पहले तो अयान चौंकाता है, लेकिन फिर वह समझ जाता है कि बूढ़े बाबा जरूर उसे कुछ सिखाना चाहते हैं। उसके बाद अयान आदेश के ऊपर बैठ जाता है। बूढ़े बाबा भी द्रोणा को बुलाकर उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद आदेश और द्रोणा दोनों ही हवा में उड़कर तिलस्मी जंगल में और गहराई में जाने लगते हैं। कुछ देर बाद अयान आदेश को नीचे उतरने के लिए बोलता है, लेकिन बूढ़े बाबा उसे रोककर कहते हैं, मेरे पीछे आओ। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, पर हर रोज तो मैं यहीं पर प्रशिक्षण करता हूँ। ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ मुझे पता है, पर अब तुम यहाँ नहीं करोगे, मेरे साथ आओ। अयान भी बूढ़े बाबा की बात मान जाता है और उनके पीछे जाने लगता है।
अयान आदेश के ऊपर बैठे बैठे बूढ़े बाबा से पूछता है, बूढ़े बाबा हम जा कहाँ रहे हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, ज्ञान सही कहता है, तुम्हें सच में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ देर बाद अयान देखता है कि अब वह जंगल में बहुत अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर उसे कई उच्च स्तर की तिलिस्मी जानवरों की शक्तियाँ महसूस हो रही थी, पर वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप बूढ़े बाबा के पीछे पीछे जाता रहता है। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा हवा में रुक जाते हैं। ये देखकर अयान भी आदेश को रुकने के लिए कहता है। उसके बाद बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, हम पहुंच गए, आज तुम्हें यहीं पर प्रशिक्षण करना है। उसके बाद बूढ़े बाबा नीचे उतरते हैं। अयान भी उनके पीछे नीचे जाने लगता है। अयान जैसे ही नीचे पहुंचता है वह वहां का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा पर्वत था जिस पर से एक झरना बह रहा था। वह झरना नीचे आकर एक नदी से मिल रहा था। इस नदी में नीचे कई पेड़ों के खंभे लगे हुए थे। अयान ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बूढ़े बाबा की तरफ देखने लगता है। बूढ़े बाबा अयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम ऐसे चेक क्यों गए, अब तुम यही प्रशिक्षण करोगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, पर यह सब यहाँ कैसे। ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, यह मैंने कल रात में किया है, जब तुम अपनी साधना कर रहे थे तब मैंने यहाँ आकर यह सब कर रहा था। अब से मैं भी तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा, समझे, इसलिए तैयार हो जाओ, बारे में मैं ज्ञान से बात कर ली है।